नभः स्पर्शम दीप्तम, यह कथन श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। जब महाभारत का विशाल युद्ध चल रहा था और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक उपदेश दिया और इस शब्द का प्रयोग किया। वर्तमान समय में यह केवल एक शब्द ही नहीं है, बल्कि भारतीय वायुसेना का एक मोटो भी है, एक आदर्श वाक्य भी है, जिसका शाब्दिक अर्थ है गौरवता के साथ आसमान की ऊंचाइयों को छूना, या अगर हम इंग्लिश में बात करें तो जिसका मीनिंग है टच द स्काई विद ग्लोरी। और इसी मोटो के साथ भारत के वीर सपूतों ने अपना बलिदान इस देश भूमि के लिए दिया है। और आज समय आ चुका है जब भारतीय वायुसेना आप सबको इस गौरवपूर्ण कार्य के लिए आमंत्रित कर रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एक बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी की, जिसे भारतीय वायुसेना ने आप सबके लिए खोला है। तो हम बात कर रहे हैं एफकेट एग्जामिनेशन के लिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एंटायरली डिस्कशन करने वाले हैं एफकेट एग्जामिनेशन की। तो मैं विक्रांत पुंडीर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सीडीएस एंड एफकेट बाय पीडब्ल्यू पर। तो आज के सेशन के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिरकार इस एफकेट वैकेंसी के अंदर इंडियन एयरफोर्स क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपसे मांग रहा है। और ये एक ऐसी एंट्री है जिससे आप भारतीय वायुसेना को एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सेवा मातृ रक्षा या मातृभूमि के लिए दे सकते हैं, जो अपने आप में एक गौरवशील या गौरवपूर्ण कार्य है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट डिस्कशन करते हैं कि कब से फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है, फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट कब है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशन क्राइटेरिया है, क्या एज क्राइटेरिया है और पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेशनलिटी की। तो एफकेट एग्जामिनेशन अगर हम बात कर रहे हैं साल में 2 बार आता है। एक एग्जामिनेशन को हम लोग एफकेट 1 के नाम से जानते हैं और दूसरा जो पेपर आता है उसको एफकेट 2 के नाम से जानते हैं। साल के सबसे पहले ही अगर हम बात करें फरवरी मंथ के अंदर जो एग्जाम होता है वो एफकेट 1 से होता है। जैसे अभी 2025 की बात होगी तो एग्जामिनेशन होगा एफकेट 1 2025। फिर इसी तरीके से एक पेपर आपका अगस्त मंथ के अंदर होगा तो वो एग्जामिनेशन होगा एफकेट 2 2025। तो साल में 2 बार यहां पर वैकेंसी आती है। इन दोनों ही वैकेंसी के लिए सबसे पहली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं बेटा वो होती है नेशनलिटी, कि आपकी नेशनलिटी क्या होनी चाहिए। सो अगर आप एक भारतीय नेशनलिटी के हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो फर्स्ट इज नेशनलिटी, जो आप सबको याद रखना है। अब बात करते हैं मैरिशियल स्टेटस की, कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए क्या आपका मैरिड होना जरूरी है या अनमैरिड होना चाहिए। देखिए स्पष्ट रूप से यहां पर एक बात बिल्कुल क्लियर मेंशन है, आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप एफकेट के थ्रू एज एन ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हो तो आप जिस टाइम पे फॉर्म फिलिंग कर रहे हो, अगर आपकी एज 25 साल से कम है तो आप अनमैरिड होने चाहिए। सो मैरिड कैंडिडेट्स के लिए यहां पर कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। सो मैरिशियल स्टेटस की अगर हम लोग बात करें तो आप अविवाहित होने चाहिए, अनमैरिड होने चाहिए। ये सिंपल सी कंडीशन यहां पर आपको याद रख लेनी है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं फॉर्म फिलिंग की डेट कब से स्टार्ट होने वाली है, तो फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है 2 दिसंबर 2024 से और लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 31 दिसंबर 2024। सो फॉर्म फिलिंग इज बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम 2 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 के आसपास। लगभग अगर हम लोग बात कर रहे हैं 28-29 दिन आपको यहां पर मिल रहे हैं। आपके पास काफी अच्छी सी चांस है, आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि फॉर्म फिल करने में बिल्कुल भी देरी मत करिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे कहीं ना कहीं सर्वर बहुत ज्यादा बिजी होता है। तो ये तो रही फॉर्म फिलिंग की डेट। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी है। तो यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है 550। और अभी हाल फिलहाल में आप सब जानते हो डिफेंस वाला के एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट है जिनका नाम है वेदांत सचदेवा, जिन्होंने फाइनली अगर हम लोग बात करते हैं एफकेट 1 2024 जो हुआ था उसमें फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 अटेंड करिए एफकेट एग्जामिनेशन। तो आप देख सकते हो यहां पर बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारी, अगर आप देश सेवा करना चाहते हो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो ये तो रही बेसिक कंडीशन एफकेट एग्जामिनेशन के लिए। जो अभी आपका नोटिफिकेशन आया एफकेट 1 2025 का, उसकी मैंने यहां पर आपको चीजें बताई कि फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, कितनी फीस है, क्या नेशनलिटी क्राइटेरिया है और मैरिशियल स्टेटस क्या है, वो मैंने आपको बताया। अब आगे बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट हमें समझनी है, वैकेंसी, कि सर वैकेंसी कितनी है और कौन कौन सी वैकेंसीज यहां पर एग्जिस्ट करती है। तो स्पष्ट रूप से आपको इस समझना पड़ेगा
एफकेट एग्जामिनेशंस के थ्रू, आपकी फ्लाइंग एंट्रीज के थ्रू आप जा सकते हो। बहुत से स्टूडेंट्स का एम होता है कि मुझे फाइटर पायलट बनना है या मुझे फ्लाइंग में जाना है, तो फ्लाइंग में जाने के लिए वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास यहां पर है। अब एक स्पष्ट रूप आपको और समझनी है, वो क्या है कि अगर आप फ्लाइंग में जाना चाहते हो तो एक ऑप्शन आपके पास सीडीएस के थ्रू भी होता है। लेकिन सीडीएस में प्रॉब्लम क्या होती है कि सीडीएस एग्जामिनेशन से जो बच्चे फ्लाइंग में जाना चाहते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट जा सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ ओटीए प्रिफर कर सकते हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जो अपने आप में शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। मेल कैंडिडेट ही एयरफोर्स एकेडमी के थ्रू एयरफोर्स में जा सकते हैं, वहां पर फीमेल्स अलाउड नहीं होती है। तो इट्स बीइंग अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द फीमेल कैंडिडेट। अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट अगर इंडियन एयरफोर्स का एज एन फ्लाइंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये अपने आप में साबित होने वाली है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज और मस्त समझनी है कि एफकेट जो है, यहां से अगर आप फौज को ज्वाइन करते हो, इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करते हो, तो ये एक शॉर्ट सर्विस कमीशन पीरियड है जहां पर आपका टेन्योर 10 इयर्स या मैक्सिमम एक्सपेंडेबल अगर होगा तो 14 इयर्स तक आप जा सकते हो। ये एक शॉर्ट सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन है या शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरह सर्विस है। लेकिन ये मायने नहीं रखता, एक जो सच्चा देशभक्त होता है, जो जिद होती है, जो जुनून होती है फौज को ज्वाइन करने के लिए, उसमें यह मायने नहीं रखता कि सर्विस 1 साल की है या 50 साल की है या 20 साल की है, 10 साल की है। जज्बा जुनून आपका मायने रखता है और ये आप अच्छे से जानते हैं। तो फ्लाइंग एंट्रीज यहां पर आपके लिए। दूसरा, यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, एक और पोस्ट निकल कर आती है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस से रिलेटेड है, जितना भी टेक्निकल वर्क है ना, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, कुछ मैकेनिकल वर्क है एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, उसकी यहां पर बात हो रही है। अगली जो वैकेंसी है वो है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के अंदर आपका एजुकेशन कैडर है, लॉजिस्टिक है, मेट्रोलॉजिकल है ना, एडमिन है, जितना भी नॉन टेक्निकल पोस्ट है उसके थ्रू आप यहां पर फॉर्म फिल कर सकते हो। और एक एनसीसी स्पेशल एंट्री भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। सो वैकेंसीज डिफरेंट आपके पास यहां पर है। स्पष्ट रूप से अगर हम देखें फ्लाइंग के लिए, मेल के लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं, मेन के लिए बात कर रहे हैं तो 21 वैकेंसीज है, फीमेल के लिए 9 वैकेंसीज है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात करते हैं तो यहां पर 95 और 53 वैकेंसीज है। सेम यहां पर 27 और 14 वैकेंसीज है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात करते हैं तो यहां पर वेपन सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं 14 है, एडमिन के लिए 42, लॉजिस्टिक के लिए 13, अकाउंट्स के लिए 11, एजुकेशन के लिए 7 और मेट्रोलॉजिकल के लिए 7 यहां पर है ना। एई मतलब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की यहां पर बात हो रही है, ये याद रख लीजिएगा। सेम यहां पर वेपन सिस्टम में फीमेल्स के लिए 3, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 11, लॉजिस्टिक में 3, अकाउंट्स में 2, एजुकेशन के अंदर 2 और मेट्रोलॉजिकल के अंदर 2। बाकी एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू भी यहां पर एंट्रीज है, फ्लाइंग के अंदर वैकेंसीज है। तो ओवरऑल वैकेंसीज आपके पास ये है जो इस बार निकाली, और सारी की सारी वैकेंसीज शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू ही फिल्ड होगी। क्लियर है। अब बात करते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है, कि किस पोस्ट के लिए क्या एज होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं फ्लाइंग के लिए, तो अगर आप इंडियन एयरफोर्स को एफकेट के थ्रू फ्लाइंग से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी एज 20 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। कब तक? 20 से 24 साल काउंट होगी 1 जनवरी 2026 तक। सो 1 जनवरी 2026 तक आपके 24 साल अगर हो जाती है तो आप एलिजिबल हो। या आप ऐसे भी देख सकते हो आपका जन्म 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में कहीं हुआ है तो आप एप्लीकेबल है। हाँ, 100% गारंटीड आप इसके लिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका जन्म सिर्फ और सिर्फ 2 जनवरी को होगा, तो 2 जनवरी वाले भी इंक्लूसिव है। तो 2 जनवरी और 1 जनवरी क्या इंक्लूसिव है? इंक्लूसिव है। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस भी होगा, वो भी अगर इंडियन एयरफोर्स को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं तो एज क्राइटेरिया उनके लिए 26 साल का, और उनका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी अगर 2006 के बीच में जन्म है तो वो भी कमर्शियल पायलट के थ्रू फ्लाइंग कैडर को ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों के लिए है, मेल और फीमेल के लिए। बात कर रहे हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए। टेक्निकल ब्रांच में स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग मांगता है ना। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं 20 से 26 साल एज अगर आपकी हो, और अगर आपका जन्म 1 जनवरी 2026 तक 26 साल आपकी हो रही है, या आपका जन्म 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में हुआ है, तो आप इस पोस्ट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एजुकेशन क्राइटेरिया भी मैं आपको बताऊंगा। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की, जिसमें लॉजिस्टिक, एजुकेशन, मेट्रोलॉजिकल, एडमिन ये सब आ जाता है, सेम एज
20 से 26 साल होने चाहिए 1 जनवरी 2026 तक। और अगर आपका जन्म 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में हुआ है तो आप ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के थ्रू भारतीय वायुसेना को एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये है एज क्राइटेरिया। आप देख लीजिए क्या आपकी एज इसके इसके बीच में लाइज कर रही है, इसके इसके बीच में लाइज कर रही है, इसके इसके बीच में लाइज कर रही है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहां पर सेक्स से रिलेटेड कोई भी नहीं है, यहां पर चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर ये याद रख लीजिए। अब बात करते हैं एजुकेशन क्राइटेरिया की, कि बाई चांस फॉर एग्जांपल मैं फ्लाइंग के थ्रू इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहता हूं तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए मेरे पास क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। देखिए, अगर आप फ्लाइंग के थ्रू इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्पष्ट रूप से पहली चीज तो आपको समझनी पड़ेगी कि आपके पास 12th के अंदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना जरूरी है। अगर आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स 12th में नहीं था तो आप शायद फ्लाइंग के थ्रू नहीं जा सकते। एक बात तो आपको ही समझनी, लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स में कितने नंबर होने चाहिए? तो 50% मार्क्स इन ईच मैथ एंड फिजिक्स ऑफ क्लास 12th ईच लिखा है। ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स और मैथ के एग्रीगेट बनाकर जोड़ोगे। फिजिक्स में अलग से 50% तक होने चाहिए और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के अंदर। अगर आपके मार्क्स 49.9 भी थे, नहीं एप्लीकेबल कर सकते। 50 मतलब एग्जैक्ट 50 चल जाएगा, उससे कम 1% भी कम हुआ या 0.% भी कम हुआ नहीं। तो मैथमेटिक्स में 50 मार्क्स होने चाहिए और सेम हम बात कर रहे हैं तो फिजिक्स में 50% मार्क्स तो होने चाहिए, 50 मार्क्स होने चाहिए। इससे ऊपर चाहिए, इससे नीचे नहीं चाहिए। एक तो यह रखना। दूसरा, आपकी किसी भी फील्ड के अंदर ग्रेजुएशन हो, चाहे आप बीसीए हो, आपके पास 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स था लेकिन उसके बाद आपने बीसीए कर लिया, उसके बाद आपने बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपने बीएससी कर ली या बीटेक कर ली, कुछ भी आपने किया उससे कोई मतलब नहीं है। आपने ग्रेजुएशन कुछ भी करी उससे कोई मतलब नहीं है। ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड के अंदर आपकी हो लेकिन 12th के अंदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है किसी भी डिसिप्लिन से। या दूसरा, आप बीटेक हो तो मैंने कह दिया ग्रेजुएशन में चाहे आपके पास बीसीए है, चाहे आपके पास बीकॉम है, चाहे आपके पास बीएससी है, चाहे आपके पास बीए है, चाहे आपके पास बीटेक है, चाहे आपके पास बीई है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास 12th में फिजिक्स होनी चाहिए थी और मैथ आपके पास होना चाहिए और इसमें 50 मार्क्स आपके ई सब्जेक्ट में होने चाहिए, ये याद रख लीजिए। लेकिन ग्रेजुएशन में आपका 60% मार्क्स भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है ग्रेजुएशन में 59.9 है तो अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ओवरऑल ग्रेजुएशन में 3 साल की ग्रेजुएशन है, 4 साल की ग्रेजुएशन है, तो ओवरऑल 60% होना चाहिए विदाउट एनी बैकलॉग। फॉर्म फिल करते टाइम आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, तो आप फ्लाइंग के थ्रू जा सकते हो, ऑब्वियसली जा सकते हो। ठीक है बेटा, क्लियर है? ये तो रहा फ्लाइंग के लिए क्राइटेरिया। अब बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए। सो टेक्निकल में स्पेसिफिकली पहली कंडीशन, आपके पास अगर 12th की बात कर रहे हैं तो 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके पास होने चाहिए और यहां पर 50% मार्क्स होने चाहिए, ये याद रख लीजिएगा 12th में। दूसरा, ग्रेजुएशन क्या मांगता है टेक्निकल के लिए? सिर्फ और सिर्फ बीटेक या बीई ही मांगेगा, इसके अलावा बीएससी, बीकॉम ये सब अप्लाई नहीं कर सकते। तो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास बीटेक होनी चाहिए, तो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के थ्रू आप जा सकते हो, याद रख लीजिएगा। तो यहां पर इंटीग्रेटेड कोर्सेस बात कर रहे हैं, बीई बीटेक की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, सो मिनिमम 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर मेरी बीएससी है आईटी से, मेरी बीएससी है, मैं बात करता हूं कि इलेक्ट्रिकल से, तो कह रहा 4 ईयर डिग्री बीटेक में होती है, तो यहां पर उसकी बात कर रहा है। अब बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल मतलब लॉजिस्टिक की बात कर रहे हैं, जो सामान इधर उधर पहुंचाना होता है। एजुकेशन कैडर की बात हो रही है, इसके बाद मेट्रोलॉजिकल मौसम विभाग की हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिन की यहां पर बात हो रही है। इसमें क्या है? तो इसमें अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर, तो यहां पर आपके पास 12th किसी भी सब्जेक्ट से आपकी हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप साइंस से हो, सब एप्लीकेबल है। और यहां कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया भी नहीं है।
ग्रेजुएशन आपकी किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप बीसीए हो, चाहे आप बीकॉम हो, चाहे आप बीएससी हो, चाहे आप बीए हो, चाहे आप बीटेक हो, चाहे आप एमटेक हो, ठीक है बेटा, क्लियर है, चाहे आप एमबीए हो, कुछ भी आप हो, ठीक है, आप सब अप्लाई कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है बेटा, ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने डिप्लोमा किया होगा, डिप्लोमा के बाद बीटेक किया होगा, तो आप इधर अप्लाई कर सकते हो, डिप्लोमा के बाद बीटेक किया यहां, डिप्लोमा के बाद बीटेक किया यहां कर सकते हैं। तो ये सिंपल से टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहां मैंने आपको समझा दिया है, आप इसको एक बार देख सकते हैं, क्लियर है। तो ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, फ्लाइंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियरली यहां पर मेंशन कर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं पेपर पैटर्न का। तो यहां पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं एफकेट एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, तो एफकेट एग्जामिनेशन एक ऑनलाइन मोड एग्जाम होता है जहां पर आपके 4 सब्जेक्ट्स पेपर के अंदर आते हैं। इंग्लिश आता है, जीके आता है या जनरल नॉलेज आता है, मैथमेटिक्स जिसको एप्टीट्यूड आप कहते हो, और मिलिट्री रीजनिंग जिसको बोलते हो वो यहां पर आता है। तो रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके, 4 सब्जेक्ट्स आपके आते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, टोटल क्वेश्चन 100, 300 मार्क्स का टोटल पेपर आपका होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3, एक क्वेश्चन गलत, सीधा 1 नंबर गया। टाइम आवर्स 2 घंटे का। तो जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी यानी कि मैथ की यहां पर बात हो रही है, ये रीजनिंग, ठीक है, क्लियर है, यहां पर बात कर लीजिएगा, और इंग्लिश वगैरह, सॉरी वर्बल एबिलिटी मतलब इंग्लिश वगैरह आपकी बात हो रही है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ वगैरह की यहां बात हो रही है। तो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 300, टोटल मार्क्स 200। अब ईकेटी हाल फिलहाल में पहले होता था टेक्निकल ब्रांच वगैरह में जाने के लिए, अब तो ईकेटी नहीं होता है, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट अब नहीं होता है, पहले होता था, ये देना पड़ता था, तो इस बारे में आपको कोई जानकारी नहीं रखनी। बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ लगभग कितनी जाती है? तो कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली रहती है, जैसे हम बात कर रहे हैं लास्ट टाइम 138 थी एफकेट 2024 के अंदर, 135 के आसपास थी, कभी 140, 150, 155 मैक्सिमम तक देखी गई है। सो इतनी कट ऑफ तक जाती है। पेपर का पैटर्न का लेवल समय के साथ बढ़ता जा रहा है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स देखे गए जो रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जब एसएसबी में जाते हैं, एसएसबी में भी रिकमेंड हो जाते हैं, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में रह जाते हैं। देखिए, एक स्पष्ट रूप आपको समझना पड़ेगा, अगर एफकेट एग्जाम में आपको जाना है, इट इज दी वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड टू क्लियर द रिटर्न एग्जामिनेशन। लेकिन जब एसएसबी में आप जाओगे तो आप रिकमेंड हो गए, उसके बाद एश्योरेंस नहीं है कि आप मेरिट में आ जाओगे। ओवरऑल गर्ल्स की 40 वैकेंसीज हैं और बहुत सारी गर्ल्स क्वालिफाई करते हैं, तो मेरिट आउट होने की चांसेस बहुत हाई होती है। तो आप एम बना लीजिए कि अप्रोक्सीमेटली 180 प्लस मार्क्स या 190 प्लस मार्क्स आपके आने चाहिए रिटर्न एग्जामिनेशन में, तब जाकर आप मेरिट इन हो जाते हो। अन्यथा मेरिट इन होने में बहुत 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 प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। यह स्पष्ट रूप से आप जान लीजिए, स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए, मेहनत करनी है। और इस बार जिनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, वेदांत सचदेवा, जो कि गरुड़ बैच के स्टूडेंट थे एफकेट के, उन्होंने रिटर्न एग्जामिनेशन में 215.96 नंबर थे, यानी कि 216 नंबर उनके थे, तब जाकर उनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। और अगर आपके 200 प्लस मार्क्स हैं और आप एसएसबी रिकमेंड कर जाते हो, तो आप ये समझ लीजिए आप टॉप 10 रैंक में पक्का हो। कोई आपको पकड़ नहीं सकता, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो इतनी मेहनत आपको यहां पर करनी है। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस की। सो इंग्लिश का सिलेबस यही आपकी एरर डिटेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस कंप्लीशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैब, ये सब आती है। जनरल अवेयरनेस के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। हाँ, हालांकि आजकल देखा गया करंट अफेयर्स ज्यादा पूछा गया, स्टैटिक पोर्शन कम कर दिया। न्यूमेरिकल एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक मैथ आता है, ज्योमेट्री इसमें आती नहीं है। डेसिमल, फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब। और रीजनिंग आपकी वर्बल स्किल्स और नॉन वर्बल स्किल्स यहां पर चेक करी जाती है। ये सिंपल सा सिलेबस रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस, ठीक है बेटा। अब बात कर रहे हैं यहां पर कि फ्लाइंग में आपको क्या मशीन मिलेगी उड़ाने के लिए, डिपार्टमेंट। फ्लाइंग में आप हेलीकॉप्टर में जा सकते हो, या फाइटर प्लेन्स, या हेलीकॉप्टर तो ट्रांसपोर्टेशन में आ गए हैं, फाइटर प्लेन्स आप चला सकते हो। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में जाओगे तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल से और इलेक्ट्रिकल्स, वहां पर मेंटेनेंस देखना पड़ता है एयरक्राफ्ट का। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेशन,
लॉजिस्टिक, एजुकेशन, मेट्रोलॉजिकल और अकाउंट डिपार्टमेंट्स आपको संभालना पड़ेगा। ये है सारी की सारी चीजें जो आपको मैंने बताई है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं ट्रेनिंग पीरियड कैसे कैसे होगा। तो जब आप जाओगे तो 62 वीक्स की आपकी ट्रेनिंग यहां पर कंडक्ट करी जाएगी। तो लगभग अगर आपकी ट्रेनिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी आपका अभी पेपर है, तो ये जैन मंथ के आसपास आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, 2025 के आसपास आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, 62 वीक्स की आपकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान से, टेक्निकल ब्रांचेस के लिए, और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए 52 वीक्स की आपकी ट्रेनिंग होगी। और ये कहां पर होगी? एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद आपकी यहां पर होगी। जाते ही आपको रैंक मिलेगी फ्लाइंग ऑफिसर की, फिर आप प्रमोशन लेते रहोगे, एक हाई क्लास डेजिग्नेशन, बहुत एक्सपोजर, एक्सपीरियंस आपको सीखने के लिए मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है देश सेवा आपको करनी पड़ेगी यहां पर, वो मौका आपको मिल रहा है। तो फ्लाइंग ऑफिसर यहां पर आप ज्वाइन करोगे, ये समझ लीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है? आप इसको अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से पोर्टल पर जाकर, है ना। सो करियर एयरफोर्स, है ना, आप जानते हो, या सीडैक के थ्रू आप जा सकते हो, तो आप सीडैक फिल कर लीजिएगा, या करियर एयरफोर्स आप फिल कर दीजिएगा, वहां पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। जहां पर आपको ईमेल आईडीज अपनी क्रिएट करनी है, सबसे पहले आपको यहां पर अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद एक ईमेल आईडी, लॉगिन पासवर्ड आपको मिलेगा, वो सब आपको याद रखना है, और आप सबमिट कर फॉर्म फिलिंग की फिलिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। क्या क्या चीजें आपसे मांग रहा है, किस तरीके से, वो सब आपको यहां बताया जाएगा। हाँ, फॉर्म फिलिंग के ऊपर मैं एक वीडियो भी आपके बना दूंगा कि फॉर्म फिलिंग किस तरीके से करते हैं। तो स्पष्ट रूप से आपको समझना है कि 2 दिसंबर से आपकी सारी की सारी चीजें स्टार्ट हो रही हैं फॉर्म फिलिंग की। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है और 31 दिसंबर तक चलेगी। 550 रुपए आपकी फीस है। यहां पर फ्लाइंग, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए वैकेंसीज है, बोथ फॉर द मेल एंड द फीमेल। फ्लाइंग के लिए एज है 20 से 24 साल, अगर आपका जन्म इससे इसके बीच में तो अप्लाई कर सकते हो। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए 26 साल तक, और नॉन टेक्निकल के लिए भी 26 साल, इससे इसके बीच में आपका जन्म है तो अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप फ्लाइंग से ज्वाइन करना चाहते हो तो 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स होनी चाहिए विद 50% मार्क्स एग्रीगेट, नहीं ई सब्जेक्ट में, फिजिक्स में भी और मैथमेटिक्स में भी। ग्रेजुएशन में आपके पास कुछ भी हो लेकिन 60% मार्क्स होने चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी अगर टेक्निकल से ज्वाइन करना चाहते हो तो बीई बीटेक 4 साल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर 50% मार्क्स 12th के अंदर होने चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल से बात करते हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो उससे ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ आपके ग्रेजुएशन के अंदर 60% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। यहां पर 12th आपने चाहे आर्ट से करियो, कॉमर्स से करियो, चाहे आपने किसी भी साइंस स्ट्रीम से करियो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस 12th होनी चाहिए, और बाकी ग्रेजुएशन आपने किसी फील्ड से करियो ये होने चाहिए। पेपर पैटर्न्स आप जानते हो, 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 300 का पेपर, 2 घंटे का, 4 सब्जेक्ट यहां से पूछे जाएंगे। सिलेबस ये है, और फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो गई। तो ऑल रिलीज्ड, आप सीडेक्स से जाकर .in या ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स से आप ज्वाइन कर सकते हो, कैरियर एयरफोर्स से आप ज्वाइन कर सकते हो, यहां से फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द एफकेट नोटिफिकेशन। फॉर्म फिलिंग जल्दी स्टार्ट हो जा रही है, फटाफट से फिल कर लीजिए। और डिफेंस वाला का गरुड़ बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से ऑल इंडिया रैंक 1 प्रोड्यूस हुई है, तो उसके लिए भी वो ओपन है, पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर आप जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज बीन ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द टुडेस क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, धन्यवाद, तगड़े रहो।